हेलो दोस्तों, लाइब्रेरी ज्ञान में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज यूनिट 2 का मैराथन शुरू करते हैं। हमने पहले और यूनिट 1 के टॉप 100 क्वेश्चंस के मैराथन कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपके यूट्यूब पर अपलोड है। इस चैनल पर डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा, अवश्य जाकर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यूजीसी एनटीए नेट दिसंबर 2024 के लिए। ये यूनिट 2 का टॉप 51 एमसीक्यूज लेकर आया हूँ, जहाँ हो सकता है कि आप जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें 110% पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं इसलिए 110% कहता हूँ क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सेलेक्ट करके डाला रहता हूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम में 110% फंस जाए, है ना। और इसके साथ साथ आपको और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड आ गए हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है। एग्ज़ाम सेंटर में कुछ सावधानियाँ बरतिएगा। एग्ज़ाम सेंटर समय से पहले पहुंच जाइएगा। मैं बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल पेपर देख रहा हूं, उसमें सब में ये बता रहा है कि अगर आप 1 मिनट भी लेट होते हैं गेट क्लोज होने से, तो आपको बिल्कुल बाहर रहना पड़ जाएगा। तो समय से पहले ही आप एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाइए, ताकि आप लोग का एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छे ढंग से सुचारू रूप से हो सके। ठीक है, आज यूनिट 2 के मैराथन के बारे में हम चर्चा करेंगे। यूनिट 2 के मैराथन से कुछ और चीज़ें बता रहा हूँ। मैंने एसोसिएशन से रिलेटेड करेंट अफेयर्स के 2 वीडियोस अपलोड किए हैं, वो वीडियो अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि वो नेशनल और इंटरनेशनल एसोसिएशंस को लेकर बनाया था। ये नेशनल और इंटरनेशनल एसोसिएशन से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ सर्विसेज, कुछ पब्लिकेशंस, कुछ एस्टेब्लिश्ड ईयर, किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, ये सब चीज़ें बहुत शॉर्टकट तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से मैं ये वीडियो पे डाल दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। करंट अफेयर्स हैं, बिल्कुल जाकर देखिएगा। कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि इसमें करंट अफेयर्स क्या है, अच्छे से वीडियो को देखिएगा, तभी आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। क्योंकि करंट अफेयर्स कहने से ही नहीं होता है, उसको खोजना भी पड़ता है ना। तो कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ करंट अफेयर्स नहीं है, लेकिन अवश्य उसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, इंपॉर्टेंट जानकारी है, तभी उसको नाम करंट अफेयर्स दिया गया है। एक बार अवश्य आप देखेंगे, समझ जाएंगे। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। यूजीसी एनटीए नेट दिसंबर 2024 यूनिट 2 टॉप 51 एमसीक्यूज। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1988। तो देखिए, क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस कब हुआ था। तो ऑप्शन रह सकता है 1917, 1918, 1919 और 1920। ये 4 ऑप्शन रहेंगे, तो आप क्या टिक कीजिएगा। 1918 में सबसे पहली बार फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, 1918 में। ठीक है, ये कहाँ पर आयोजन किया गया, ये क्वेश्चन मैं डाला हूँ। क्वेश्चन से ऑप्शन ए बड़ोदरा जिसे कहते हैं, ऑप्शन बी कलकत्ता जिसे कलकत्ता कहते हैं, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी लाहौर। ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में करेक्ट आंसर है। तो फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस की अगर बात की जाए, तो फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो यह आयोजन कहाँ पर हुआ था, लाहौर में हुआ था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब हुआ था, तो 1918 में। कहाँ पर हुआ था, लाहौर में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कमेटी कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके परीक्षा में आपको अवश्य रूप से देखने को मिलेगा। और ये कमेटी कमीशंस के क्वेश्चंस जो हैं 110% आपको स्कोर दे सकते हैं, अच्छा स्कोर दे सकते हैं। एक बार बहुत सुचारू रूप से, अच्छे ढंग से आपको कमेटी कमीशंस को पढ़ना पड़ेगा। इस कमेटी कमीशन से रिलेटेड वीडियो भी मैं तैयार कर रहा हूँ। स्वास्थ्यगत कारणों की वजह से वीडियो नहीं बन पा रहा है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ जितना भी बना पाऊँ आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट दे पाऊँ, ताकि एग्जाम अच्छे से निकल जाए। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन, विच कमेटी कमीशंस रिकमेंडेड दैट इंपीरियल लाइब्रेरी बी डेजिग्नेटेड एज अ कॉपीराइट लाइब्रेरी। किस कमेटी कमीशंस का सुझाव था कि इंपीरियल लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी का दर्जा मिलना चाहिए। ऑप्शन ए फैजी कमीशंस, ऑप्शन बी रिची कमीशंस, ऑप्शन सी थम कमीशन कमेटी, ऑप्शन डी सैडलर कमेटी। तो 3-4 ऑप्शन है आपके पास, फैजी कमीशन, रिची कमेटी, सैडलर कमेटी। देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, इंपीरियल लाइब्रेरी को डेजिग्नेटेड मिलना चाहिए, किसका दर्जा मिलना चाहिए, किसका, कॉपीराइट लाइब्रेरी का। ये किसने कहा था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रिची कमीशन, रिची कमेटी बोलते हैं। ये कब बना, कब आया सुझाव, तो आपको पूछा जाए तो 1926, इसलिए ईयर इसमें लिख दिया हूँ, ताकि आपको ईयर के बारे में अगर आपसे पूछे रिची कमेटी कब इस्टेब्लिश हुआ था, कब बना था, तो 1926 में बना था। इसका एक रिकमेंडेशन था, बहुत इंपॉर्टेंट सुझाव था कि इंपीरियल लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी का दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच कमीशंस रिकमेंडेड 6.25% ऑफ द टोटल बजट ऑफ अ यूनिवर्सिटी फॉर इट्स लाइब्रेरी। कौन सी कमेटी कमीशंस ने रिकमेंड किया था कि 6.25% जो टोटल बजट होता है उसका, है ना, यूनिवर्सिटी का, वो लाइब्रेरी पर खर्चा हो। कितना परसेंट बजट? 6.25%। ये किस कमेटी कमीशन ने कहा था? किसका रिकमेंडेशन, किसका सुझाव था? ऑप्शन ए कोठारी कमीशन, ऑप्शन बी राधा कृष्णन कमीशन, ऑप्शन सी रंगनाथन कमेटी, ऑप्शन डी सिन्हा कमेटी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 6.25% जो आपके 100% लाइब्रेरी बजट आता है आपकी यूनिवर्सिटी में, वहाँ की लाइब्रेरी में 100% में 6.25% का जो खर्च है वो कम से कम लाइब्रेरी पे होना चाहिए टोटल बजट का। ये किस कमेटी कमीशन का रिकमेंडेशन है, किसका सुझाव है, किसकी अनुशंसाएं हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है राधा कृष्णन कमीशन। ठीक है, तो याद रखिएगा 6.25 की जब भी बात की जाए तो आप राधा कृष्णन जी को याद कीजिएगा। 6.25% खर्च करने की बात कौन करते हैं टोटल बजट पर? तो राधा कृष्णन जी करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट 2 का। ठीक है, विच कमीशन रिकमेंडेड 6.50। ऊपर देखिए 6 पॉइंट कितना लिखा है? 25%, ये लिखा है 6.50। तो राधा कृष्ण जी भगवान है, समझते हैं हम लोग, जानते हैं। इसको ऊपर रखेंगे तो सबसे पहले कभी भी बात आती है 6.25%, तो राधा कृष्णन जी और 6.50 का बात आता है। तो आगे पढ़ते हैं, सुनते हैं। विच कमीशन रिकमेंडेड 6.50% ऑफ द टोटल बजट ऑफ यूनिवर्सिटी फॉर इट्स लाइब्रेरी। ठीक है, टोटल जो बजट है 100% उसमें से, है ना, लाइब्रेरी पर 6.5% जो खर्च है वो कौन सी कमीशन कर सकती है? ऐसा सुझाव किसका है? ऑप्शन ए कोठारी कमीशन, ऑप्शन बी राधा कृष्ण कमीशन, ऑप्शन सी रंगनाथन कमेटी, ऑप्शन डी सिन्हा कमेटी। तो कोठारी कमीशन आप लोग को पता होगा, इंपॉर्टेंट है बहुत। कोठारी कमीशन के द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि टोटल जो बजट है उसमें से 6.5% बजट लाइब्रेरी पर खर्च होना चाहिए। ठीक है, किसका सुझाव था? कोठारी कमीशन का, 6.25% राधा कृष्णन कमेटी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच कमीशन रिकमेंडेड 10% ऑफ द टोटल कॉलेज बजट फॉर डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज। ठीक है, कौन सी कमेटी कमीशंस है जिन्होंने सुझाव अनुशंसाएं दी कि लाइब्रेरी का जो 100% बजट आता है उसमें से 10% लाइब्रेरी के डेवलपमेंट पर खर्च होना चाहिए? ऑप्शन ए डॉक्टर SR रंगनाथन कमेटी, ऑप्शन बी मेहरोत्रा कमेटी, ऑप्शन सी कोठारी कमेटी, ऑप्शन डी करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी इन LIS। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोठारी कमीशंस। ठीक है, 10% की बात कोठारी कमीशंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द फर्स्ट करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी CDC। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, CDC का पूरा नाम भी पूछ सकता है आपको। CDC का पूरा नाम है करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी। तो पहली बार जो करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी बनाया गया लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पर, है ना, वॉज अपॉइंटेड बाय द UGC, जो UGC के द्वारा अपॉइंटेड किया गया था। वो कब किया गया था? 1990 में, 1990 में। कौन इसके चेयरमैन थे? पहला, है ना, पहला क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर 6 का। इंग्लिश में सुनिए। द फर्स्ट करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी CDC इन LIS वॉज अपॉइंटेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन 1990 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। किसकी अध्यक्षता में फर्स्ट करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी को, है ना, UGC के द्वारा अपॉइंटेड किया गया था 1990 में? उसके चेयरमैन अध्यक्ष कौन थे? किसकी अध्यक्षता में? ऑप्शन ए पृथ्वीनाथ कौला जी, ऑप्शन बी PB मंगला जी, ऑप्शन सी CR करिसीडप्पा, ऑप्शन डी SR रंगनाथन। ये क्वेश्चंस में भी शायद MPPSC में पूछा गया है। ठीक है, MPPSC 2024 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 तरह के करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी थे। 1990 में पहला बना था, दूसरा कब बना था बताइएगा अगर पता हो, और उसके अध्यक्ष कौन थे वो पता हो तो बताइएगा। ठीक है, तो ऑप्शन है PN कौला, PB मंगला, CR करिसीडप्पा, SR रंगनाथन जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है पृथ्वीनाथ कौला जी। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में फर्स्ट करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी बनाया जाता है, UGC अपॉइंट करता है इसको। कब? 1990 में, जिसके चेयरमैन कौन होते हैं? पृथ्वीनाथ कौला जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चेयरमैन ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी CDC लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस अपॉइंटेड बाय UGC इन 2001। अब देखिए वो फर्स्ट था, इसमें कोई फर्स्ट सेकंड नहीं लिखा हुआ, मतलब ये दूसरा है। ठीक है, तो 2001 में दूसरा हुआ, पहला 1990 में हुआ था। और इसके चेयरमैन कौन थे, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ऑप्शन ए KA आइजक, ऑप्शन बी CR करिसीडप्पा, ऑप्शन सी PN कौला, ऑप्शन डी PB मंगला जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? CR करिसीडप्पा। ठीक है, CR करिसीडप्पा की अध्यक्षता में करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी CDC सेकंड कह सकते हैं। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, ईयर याद रखिएगा 2001। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच सिटी इज नेम्ड वर्ल्ड बुक कैपिटल 2025 बाय यूनेस्को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वर्ल्ड बुक कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैचिंग के क्वेश्चंस पे पूछ सकता है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में पूछ सकता है, ठीक है। तो किस सिटी को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2025 बाय यूनेस्को के द्वारा किस सिटी को नेम्ड किया गया है, अंकित किया गया है कि वर्ल्ड बुक कैपिटल 2025 ये सिटी होगा। ऑप्शन ए रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन बी कोलालमपुर, ऑप्शन सी एथेंस, ऑप्शन डी एकरा। 4 जगह हैं, 4 इंपॉर्टेंट जगह हैं, चारों में कोई एक आंसर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, 110% इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बुक कैपिटल 2025 वर्ल्ड बुक कैपिटल किससे अंकित किया गया यूनेस्को के द्वारा, कौन से सिटी को अंकित किया गया, नाम दिया गया, दर्जा किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रियो डी जेनेरियो, ठीक है। वर्ल्ड बुक कैपिटल 2025 रियो डी जेनेरियो को किया गया, जो कि ब्राज़ील में है, आप लोग को पता होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Who was honored with the title of ग्रंथालय पितामह by the महाराजा ऑफ बड़ौदा, है ना। Who was honored with the title of ग्रंथालय पितामह by the महाराजा ऑफ बड़ौदा। बड़ौदा के जो महाराजा थे, है ना, उनके द्वारा किसे यह सम्मानित टाइटल दिया गया था, ग्रंथालय पितामह। ऑप्शन ए डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी, ऑप्शन बी अयंकी वेंकटा रमन्या जी, ऑप्शन सी सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय, ऑप्शन डी डॉक्टर बी.एस. केशवन। 4 ऑप्शन हैं, किसे ग्रंथालय पितामह के नाम से जाना जाता है ना। कौन उनको उपाधि दिए थे, तो महाराजा थे जो बड़ौदा के, वो दिए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 इसका सही आंसर क्या होगा, अयंकी वेंकटा रमन्या, ठीक है। फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया किसे कहते हैं, आप लोग तो अवश्य जानते होंगे, ठीक है। यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्रंथालय पितामह के बारे में, ठीक है। किसने कहा था, महाराजा जो बड़ौदा के महाराजा थे, उन्होंने ये उपाधि सम्मानित किया था, दिया था अयंकी वेंकटा रमन्या जी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए पिछले बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग को पता होगा, एशियाटिक सोसाइटी जो बंगाल में स्थित कलकत्ता में पार्क स्ट्रीट में, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, उसी से मोटिवेट होकर एक नया क्वेश्चन। एशियाटिक सोसाइटी भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए क्वेश्चन डाला हूँ। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई वाज इनिशियली फाउंडेड बाय, किसके द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई, खोज किया गया। ऑप्शन ए सर जेम्स मैकिन्टोश, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी वैरन हेस्टिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो कौन है इसके सही आंसर, किसी को पता है तो अवश्य कमेंट कर सकते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का पिछले बार यूजीसी एनटीए नेट पूछा गया था, तो किसी को पता हो तो कमेंट कर सकते हैं, है ना। और छत्तीसगढ़ सेट 2024 जुलाई में भी पूछा गया, एशियाटिक सोसाइटी बंगाल किसके द्वारा स्थापित किया गया था। उसी सबको देखते हुए हम एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई किसके द्वारा फाउंडेड किया गया, खोजा गया है। तो इसका सही आंसर है 10 का ऑप्शन ए, सर जेम्स मैकिन्टोश के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई की स्थापना की गई थी, फाउंड किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच कमिटी हैज़ रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट तालुका एंड टाउन विलेज। कौन सी कमेटी कमीशन जी थी, इनका सुझाव रिकमेंड था कि डिस्ट्रिक्ट तालुका टाउन और विलेज पर, है ना, लाइब्रेरी की स्थापना होनी चाहिए, की जानी चाहिए। किस कमेटी कमीशन का ये सुझाव अनुशंसाएं था, रिकमेंडेशंस था। ऑप्शन ए एस.के. वर्मा कमेटी, ऑप्शन बी फैजी कमेटी, ऑप्शन सी रंगनाथन कमेटी, ऑप्शन डी सिन्हा कमेटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैजी कमेटी। फैजी कमेटी ट्रिपल ए फैजी नाम है, आप लोग को याद होगा, पता होगा, आप लोग को पता होगा, ट्रिपल ए फैजी, है ना। कभी कभार ट्रिपल ए फैजी लिखा रहेगा, ये सही नाम है ट्रिपल ए फैजी के। इनकी कमेटी कमीशंस का रिकमेंडेशन सुझाव था कि प्रत्येक महाराष्ट्र के मुंबई के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट तालुका टाउन और विलेज पर एक एक लाइब्रेरी की स्थापना होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हु हैज़ स्टेट दैट लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। किसने कहा था ऐसा कि लाइब्रेरी जो है वो हार्ट होता है कहाँ का, यूनिवर्सिटी का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले परीक्षाओं में पूछा जाएगा। ऑप्शन ए डी.एस. कोठारी, ऑप्शन बी सी.डी. देशमुख जी, ऑप्शन सी एस. राधाकृष्णन, ऑप्शन डी ए.एल. मुदलियार। तो किसने कहा था भाई लाइब्रेरी इज़ द हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, पुस्तकालय जो है विश्वविद्यालय का हृदय होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, सी.डी. देशमुख साहब सही आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन पे कंफ्यूजन रहता है, मैं बताऊंगा, ठीक है। लाइब्रेरी इज़ द हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी क्या सी.डी. देशमुख साहब का कोटेशन है। लाइब्रेरी इज़ द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी वर्क, ये किसने कहा था, अगर आपसे पूछता है क्या चीज़, लाइब्रेरी इज़ द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी वर्क, किसने कहा था, एस. राधाकृष्णन, एस.आर. रंगनाथन, डी.एस. कोठारी, डब्ल्यू.ए. बोर्डन, है ना। तो देखिए डब्ल्यू.ए. बोर्डन जो है ये इसमें आंसर लिखा गया है, ये आंसर नहीं है, ठीक है।
वो टाइपिंग एरर हो गया है मुझसे, ठीक है, ये आंसर नहीं है, ठीक है। तो देखिए राधा कृष्णन साहब कहते हैं पुस्तकालय जो है ना, ये जो है लाइब्रेरी इज़ द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी वर्क। यूनिवर्सिटी वर्क का हार्ट क्या कहलाता है? लाइब्रेरी कहलाता है। ऐसा किसने कहा था? तो राधा कृष्णन साहब ने कहा था। दो तरीके से कभी भी आपको लाइब्रेरी इज़ द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी वर्क, क्या आपका हृदय स्थल होता है पुस्तकालय किसी भी विश्वविद्यालय का, ऐसा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो 3 नाम बेहद इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। मैं हमेशा के लिए बता रहा हूँ, ये आपके परीक्षा में आने वाले समय में बहुत काम आएगा। पहला एस राधा कृष्णन जी का नाम याद रखिएगा। दूसरा CD देशमुख जी का नाम याद रखिएगा। CD देशमुख जी का नाम आप लोग बहुत देखे होंगे। आपके पास जो भी रिजर्व बैंक के गवर्नर भी थे, तो आपके पास जो भी नोट होगा उसमें भी इनका साइन रहा होगा, आप लोग देखे होंगे, याद होगा। तो हमारा बचपन CD देशमुख जी के सिग्नेचर पर चलता था। कहने का मतलब जो हम नोट रखते थे, घर से मिलता था, देखते थे, उसमें CD देशमुख जी का साइन रहता था। CD देशमुख जी बहुत अहम रोल रखते हैं, ठीक है। UGC के चेयरमैन थे वो भी। तो देखिए CD देशमुख जी जो हैं, है ना, उनका नाम याद रखना है आपको। एस राधा कृष्णन का नाम याद रखना है, और एक तो और किसका नाम याद रखना है? UGC का। ये तीनों जो है लाइब्रेरी हार्ट, याद रखिएगा, लाइब्रेरी हार्ट जो है ना, अर्थात किसी भी विश्वविद्यालय का हृदय स्थल पुस्तकालय होता है, ऐसा किसने कहा था? इन तीनों में अगर कोई एक ऑप्शन है मतलब वो 110% करेक्ट है। कहीं का पर 2 ऑप्शन आ जाए तो वर्क की बात करें तो राधा कृष्णन जी को याद रखिएगा, और केवल हार्ट के बारे में बात की जाए तो किसका नाम याद रखेंगे? CD देशमुख साहब का। किस इंस्टीट्यूशन, किस एसोसिएशन ने ऐसा कहा है, क्या कहा है कि किसी भी यूनिवर्सिटी का जो हृदय स्थल होता है वो क्या होता है? लाइब्रेरी होता है। तब उस समय में आप किसका टिक मारेंगे, किसका नाम लिखेंगे? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC का नाम लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ UGC आफ्टर फॉर्मली इनॉग्रेशन वाज, है ना, उद्घाटन के बाद पहले चेयरमैन कौन थे? फर्स्ट चेयरमैन ऑफ UGC आफ्टर फॉर्मली, है ना, औपचारिक रूप से UGC की उद्घाटन के बाद उसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? तो ऑप्शन ए CD देशमुख जी, ऑप्शन बी BS केशवन जी, ऑप्शन सी डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी, ऑप्शन डी SR राधाकृष्णन जी, ठीक है। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ UGC आफ्टर फॉर्मली इनॉग्रेशन वाज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का, ऑप्शन सी 14 का, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। इसको भी लेकर आपके मन में संशय होता है तो इसको भी क्लियर कर देते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में CD देशमुख भी करेक्ट आंसर रहेगा और शांति स्वरूप भटनागर भी करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोनों को समझने के लिए 2 क्वेश्चंस में अलग अलग डाल दिया हूँ, आप समझ जाएंगे, ठीक है। फॉर्मली इनॉग्रेशन वाज, ठीक है, किसका? शांति स्वरूप भटनागर का। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ बदल दिया गया है, ठीक है, ताकि इसलिए बदल दिया गया है हमेशा के लिए कन्फर्म हो जाए आप। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ UGC आफ्टर बिकमिंग अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन 1956 वाज, तो जब ये एक स्वतंत्र बॉडी बन गया, है ना, उस 1956 में, तब इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन बने? ऑप्शन ए CD देशमुख जी, ऑप्शन बी BS केशवन जी, ऑप्शन सी डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी, ऑप्शन डी एस राधाकृष्णन जी। तो इसके सही आंसर क्या हो जाएगा इस समय? ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो CD देशमुख जी, ठीक है। जब ये फुल्ली फंक्शनल करना स्टार्ट कर दिया 1956, वो 1953, ठीक है, ये भी याद रखना। 1953 में UGC बना, उस समय चेयरमैन कौन बने फर्स्ट? तो शांति स्वरूप भटनागर जी। लेकिन इसके एक स्वायत्त संगठन के रूप में जब ये बन गया तो इसके क्या हुआ? CD देशमुख जी प्रथम चेयरमैन बने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी एस्टेब्लिश्ड इन, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1850, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1960। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 1948, 1850, 1951 और 1960। तो इसका सही आंसर है 1951 में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी पायलट प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय, जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी पायलट प्रोजेक्ट है उसको स्पॉन्सर्ड किसने किया था? ऑप्शन ए यूनेस्को एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इफ्ला एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी FID एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी इफ्ला एंड यूनेस्को। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो है ना, किसके सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए है यूनेस्को और भारत सरकार, दूसरा जो है इफ्ला और भारत सरकार के द्वारा, ऑप्शन सी जो है FID और भारत सरकार के द्वारा, और तीसरा इफ्ला और यूनेस्को के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनेस्को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई है, ठीक है, की गई थी। इसका भी ये भी क्वेश्चन इसी तरह से कुछ थोड़ा फिर घुमा फिरा के MPPSC 2024 में पूछा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हरे कृष्ण मेहताब स्टेट लाइब्रेरी इज लोकेटेड एट, हरे कृष्ण मेहताब स्टेट लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? हरे कृष्णा, ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी तंजावुर।
तो भुवनेश्वर में स्थित है कि पटना में स्थित है कि चेन्नई में स्थित है कि तंजावुर में स्थित है? तो हरे कृष्णा मेहताब स्टेट लाइब्रेरी जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर पर। ठीक है, तो कभी भी आप भुवनेश्वर विजिट करने जाते हैं, पुरी जाते हैं, तब भुवनेश्वर जरूर विजिट करते होंगे, तो हरे कृष्ण मेहताब स्टेट लाइब्रेरी अवश्य घूम कर आइएगा। बहुत अच्छी लाइब्रेरी, इसे भी नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिला हुआ है ना। ये भी अच्छी लाइब्रेरी, और हमारे एग्जाम में ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरीज के नाम पूछे जाते हैं, वो आपके काम आएगा। तो हरे कृष्ण मेहताब स्टेट लाइब्रेरी जो है भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इंडेक्स इंडियाना इज अ पब्लिकेशन ऑफ, ऑप्शन ए सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ऑप्शन सी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन डी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। इंडेक्स इंडियाना किसका प्रकाशन का है? किसका प्रकाशन है? ऑप्शन ए सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ऑप्शन सी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन डी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो इंडेक्स इंडियाना के बारे में मैंने पहले भी चर्चा की है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी के द्वारा ये पब्लिश होता है, और अधिक जानकारी आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, The Nehru Memorial Museum and Library is an autonomous institution functioning under the, जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी है ना, वो एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। वो किसके अंडर कार्य करता है? ऑप्शन ए MHRD, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो इसका सही आंसर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अधिकतम लाइब्रेरी में करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ लाइब्रेरी वर्कर्स एंड पर्सन्स इंटरेस्टेड इन द लाइब्रेरी मूवमेंट वॉज हेल्ड एट बेसवाड़ा, आंध्रा। ये कब हुआ था? पहला जो कॉन्फ्रेंस था लाइब्रेरी वर्कर्स का, पर्सन्स का, ये कब हुआ था? कहाँ? बेसवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1914, ऑप्शन डी 1915। 1910, 1912, 1914 और 1915। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1914 में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 1933 एट, जो पहला ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस है उसकी स्थापना कब, कहाँ पर हुई थी? उस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर हुआ था? स्थापना नहीं, आयोजन कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी बॉम्बे। तो देखिए, मैं इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो हाल ही में करंट अफेयर्स डाला हूँ, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि 1933 में एक एसोसिएशन का निर्माण किया जाता है। उसके निर्माण होने से पहले जो दास्तान होती है उस कॉन्फ्रेंस में चर्चा होती है। किस कॉन्फ्रेंस में? तो मैंने बताया था द फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस 1933 में कलकत्ता में आयोजित होता है। कलकत्ता में जो आयोजन होता है उसी पर डिस्कस किया जाता है, और सभी लाइब्रेरी प्रोफेशनल वहाँ पर बैठे रहते हैं। सब कोई डिसाइड करते हैं कि भारत को भी एक ऐसी संस्था चाहिए, एक ऐसा एसोसिएशन चाहिए जो लाइब्रेरी साइंस को एक अलग रुख पर लेकर चले। तो फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस पर इसी बारे में चर्चा होता है, और फाइनली स्थापित हो जाता है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसे ILA के नाम से जाना जाता है। इसीलिए ILA का जो ईयर है वो 1933 है। यहाँ पर डिसाइड हो जाता है फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस पर। तो इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कलकत्ता में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द फर्स्ट ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट मद्रास इन। अब देखिए, पहला जो पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस है ना, वो कहाँ पर आयोजन हो रहा था? तो मद्रास में। अब कब हो रहा था ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए 1931, ऑप्शन बी 1933, ऑप्शन सी 1934, ऑप्शन डी 1935। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1934। 1934 में मद्रास में ये ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ द यूनियन लिस्ट एंड डिक्लेयर्ड इट इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, है ना। भारतीय संविधान के अनुसार, है ना, राष्ट्रीय का जो ये हमारा नेशनल लाइब्रेरी है, इसको राष्ट्रीय इम्पोर्टेंस का दर्जा किस अनुसूची, किस अनुच्छेद में दिया गया है? ठीक है, किस अनुच्छेद में बताया गया है? ऑप्शन है आर्टिकल 26 ऑफ द शेड्यूल 6, आर्टिकल 62 ऑफ द शेड्यूल 6, आर्टिकल 26 ऑफ द शेड्यूल 7, आर्टिकल 62 ऑफ द शेड्यूल 7। तो 24 के क्वेश्चंस का सही आंसर है आर्टिकल 62 ऑफ द शेड्यूल 7।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 के 7वीं अनुसूची के तहत, है ना, जो भी हमारी नेशनल इंपॉर्टेंस की लाइब्रेरी है, नेशनल इंपॉर्टेंस अर्थात नेशनल लाइब्रेरी के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, देख सकते हैं, नेशनल लाइब्रेरी, है ना। तो नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना अनुच्छेद 62 की 7वीं अनुसूची के तहत राष्ट्रीय पुस्तकालय के रूप में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, लोकसभा सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी सर्विस इज कॉल्ड। लोकसभा सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी सर्विस की सेवा को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा लाइब्रेरी, ऑप्शन बी लेजिस्लेटर्स लाइब्रेरी सर्विसेज, ऑप्शन सी लैरडिस, ऑप्शन डी एमपी लाइब्रेरी सर्विस। 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं। लोकसभा सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी सर्विस इज कॉल्ड, इसका सही आंसर होगा लैरडिस। अगर इसका फुल फॉर्म किसी को पता है तो कमेंट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, इनमें से कौन सी लोकसभा की लाइब्रेरी है, या इनमें से किसको लोकसभा की लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है? लोकसभा सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी का कौन सी है, इसमें से पहचानो। तो ये आपका ऑप्शन जो रहेगा लैरडिस, वो सही है। ठीक है, फुल फॉर्म कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हु वाज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कैलकाटा। भारत की जो प्रथम लाइब्रेरियन है कहाँ के? नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता के, वो कौन थे? ऑप्शन ए BS केशवन जी, ऑप्शन बी निहार रंजन रॉय, ऑप्शन सी BS झा, ऑप्शन डी हरिनाथ डे। Who was the first librarian of National Library of India, कैलकाटा? क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? BS केशवन जी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? BS केशवन साहब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर R रामचंद्रन, ऑप्शन बी प्रोफेसर स्वप्न चक्रवर्ती, ऑप्शन सी श्री के बनर्जी, ऑप्शन डी प्रोफेसर आशीन गुप्ता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा प्रोफेसर स्वप्न चक्रवर्ती जी, जो थे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे कहाँ के? तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के। ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले परीक्षा में पूछा जा सकता है। हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो प्रोफेसर स्वप्न चक्रवर्ती जी जो थे वो प्रथम डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, Who was the chairman of the Committee on National Policies on Library and Information System, NAPLIS? NAPLIS के चेयरमैन कौन थे? शॉर्टकट तरीके से पढ़ा जाए तो NAPLIS का पूरा नाम क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो? नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, NAPLIS। NAPLIS का पूरा नाम क्या है? नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। NAPLIS के चेयरमैन कौन थे? तो ऑप्शन ए KP सिन्हा जी, ऑप्शन बी प्रोफेसर CR करिसिडप्पा, ऑप्शन सी प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी VKR वीराव। 4 ऑप्शन आपके समक्ष है। तो इसका सही आंसर है प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय जी, जो थे NAPLIS के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विदाउट लाइब्रेरी व्हाट हैव वी हैव नो पास्ट एंड नो फ्यूचर, हु सेड दिस। ये कोटेशंस जो है, विदाउट लाइब्रेरी व्हाट हैव वी हैव नो पास्ट एंड फ्यूचर, पास्ट एंड नो फ्यूचर, ये कोटेशंस जो है किसने दिया था? ऑप्शन ए हेनरी D आवराम, ऑप्शन बी जेस H सेरा, ऑप्शन सी माइकल K बकलैंड, ऑप्शन डी रे ब्रैडबरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया है कई बार। ठीक है, रे ब्रैडबरी के द्वारा ये कोटेशन दिया गया है, पूछा जाए तो आप बिल्कुल याद रखिएगा। रे ब्रैडबरी जी द्वारा ये कोटेशन दिया हुआ है, विदाउट लाइब्रेरी व्हाट हैव वी हैव नो पास्ट एंड नो फ्यूचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ इंसडॉक। इंसडॉक के सबसे पहले डायरेक्टर कौन थे? ऑप्शन ए BS केशवन जी, ऑप्शन बी डॉक्टर SR रंगनाथन जी, ऑप्शन सी PN कौला जी, ऑप्शन डी गणेश भट्टाचार्य जी। तो इंसडॉक के पहले जो डायरेक्टर थे वो कौन थे? उनका नाम क्या था? तो BS केशवन था। BS केशवन, और किसी को पता है कि क्यों फेमस है? फादर ऑफ क्या कहा जाता है इसे? इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, है ना। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के पितामह कहे जाते हैं BS केशवन साहब। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, BS केशवन साहब फर्स्ट लाइब्रेरियन कहलाते हैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31,
हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए। एनटीए के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है? ऑप्शन ए विनीत जोशी जी, ऑप्शन बी प्रोफेसर वेद प्रकाश जी, ऑप्शन सी श्री प्रदीप सिंह खरोला जी, ऑप्शन डी प्रदीप कुमार जोशी जी। डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो इसका सही आंसर है श्री प्रदीप सिंह खरोला जी, जो हैं वर्तमान में क्या हैं, ये डीजी हैं किसके? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विच सिटी इज नेम्ड वर्ल्ड बुक कैपिटल 2024 बाय यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा 2024 का जो वर्ल्ड बुक कैपिटल था वो किसे चुना गया था? ऑप्शन ए रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन बी कुआलालंपुर, ऑप्शन सी स्ट्रासबर्ग, ऑप्शन डी एकरा। तो इसका सही आंसर क्या है? स्ट्रासबर्ग जो है ये जगह को चॉइस किया गया था, चुना गया था यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड बुक कैपिटल 2024 के लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किस शहर को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2024 के यूनेस्को जो है सेलेक्ट किया था, है ना, अंकित किया था, चुना था। ऑप्शन ए था रियो डी जेनेरियो, तो रियो डी जेनेरियो तो 2025 के लिए चॉइस किया गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, मैंने पहले भी क्वेश्चंस में स्टार्टिंग पे बताया होगा 2025 लेटेस्ट था, इसलिए पहले लिख दिया हूँ। ठीक है, तो 2025 में किसे चुना गया है? रियो डी जेनेरियो को, और 2024 में स्ट्रासबर्ग को, 2023 में एकरा था। ठीक है, ये भी याद रखना है भाई, ये 2023 का था। यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस आता ही है ना, बिल्कुल अवश्य देखिएगा। ये 23 का था, ठीक है, ये 25 का है और ये 24 का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी वास, है ना, क्वाइंड बाई। द 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी जो है वो किसके द्वारा क्वाइंड किया गया था? ऑप्शन ए क्रिस्टिनी सुसान ब्रोस, ऑप्शन बी स्कोनल, ऑप्शन सी स्टेबल बॉब, ऑप्शन डी एनेट लैम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 33 का ऑप्शन ए क्रिस्टिनी सुसान ब्रूस के द्वारा द 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी जो है वो क्वाइंट किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इंफॉर्मेशन लिटरेसी कंपटेंसी स्टैंडर्ड्स फॉर हायर एजुकेशन इज प्रिपेयर्ड बाय। के इंफॉर्मेशन लिटरेसी कंपटेंसी स्टैंडर्ड फॉर हायर एजुकेशन किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था? ऑप्शन ए AASL, ऑप्शन बी इफ्ला, ऑप्शन सी स्कोनल, ऑप्शन डी ACRL। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ACRL। और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ACRL का पूरा नाम क्या है बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, 35 नंबर का क्वेश्चन, ट्रेनिंग द यूजर टू इनेबल देम टू आइडेंटिफाई, सेलेक्ट, इवेलुएट एंड इथिकली यूज द इंफॉर्मेशन इज नोन एज। ट्रेनिंग द यूजर टू एनेबल देम टू आइडेंटिफाई, सेलेक्ट, इवेलुएट एंड इथिकली यूज द इंफॉर्मेशन इज नोन एज, ये किसका डेफिनेशन है आप बता सकते हैं? ऑप्शन ए यूजर एजुकेशन, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन लिटरेसी, ऑप्शन सी कंप्यूटर लिटरेसी, ऑप्शन डी इंटरनेट लिटरेसी। तो देखिए आपके पास एक क्वालिटी होनी चाहिए, आप आइडेंटिफाई कर सके, सेलेक्ट कर सकें और मूल्यांकन कर सके। ठीक है, किसका? इंफॉर्मेशन के उपयोग, इस इंफॉर्मेशन का उपयोग करके वो क्या कहलाता है? तो देखिए आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, है ना, यूज़ द इंफॉर्मेशन इज नोन एज, सूचना को सही तरीके से आप पहचान पाओ कि कौन से सूचना आपके काम का है, कौन सा नहीं है, आप सेलेक्ट कर पाओ। ठीक है, आप उस सूचना का मूल्यांकन कर पाइए, वो क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाएगा? केवल और केवल एक ही चीज़ कहलाएगा, इंफॉर्मेशन लिटरेसी। ठीक है, सूचना साक्षरता का डेफिनेशन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, एबिलिटी टू इवेलुएट क्रिटिकली द इंटेलेक्चुअल, ह्यूमन एंड सोशल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, पोटेंशियल एंड लिमिट्स, बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ IT इज नोन एज। ऑप्शन ए इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लिटरेसी, ऑप्शन बी रिसर्च लिटरेसी, ऑप्शन सी क्रिटिकल लिटरेसी, ऑप्शन डी सोशल स्ट्रक्चर लिटरेसी। एबिलिटी टू इवेलुएट क्रिटिकली, आप बहुत अच्छी तरह से क्रिटिकली तरीके से मूल्यांकन कीजिए। इंटेलेक्चुअल, ह्यूमन एंड सोशल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, पोटेंशियल एंड लिमिट, बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ IT इज नोन एज क्या कहलाता है? ये क्रिटिकल लिटरेसी कहलाता है। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कोटेशंस, ऐसे डेफिनेशंस आपसे आजकल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, हु डेवलप्ड बिग 6 मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल फॉर स्टूडेंट्स सक्सेस। ठीक है, ऑप्शन ए माइकल लिसनबर्ग एंड बॉब बर्कोविट्स, ऑप्शन बी पॉल जुरकोवासी एंड बॉब बर्कोविट्स, ऑप्शन सी पॉल जुरकोवासी एंड टीम बर्नर्स-ली, ऑप्शन डी माइकल लिसनबर्ग एंड टीम बर्नर्स-ली। तो किनके द्वारा डेवलप किया गया है बिग 6 मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी स्किल्स? ये किया गया है आपका माइकल लिसनबर्ग एंड बॉब बर्कोविट्स के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38,
द बिग ब्लू टैक्सोनॉमी ऑफ इंफॉर्मेशन स्किल्स इज एन इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल डेवलप्ड बाय। ये बिग ब्लू टैक्सोनॉमी इंफॉर्मेशन स्किल जो है इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया? ऑप्शन ए ACRL, ऑप्शन बी JISC, ऑप्शन बी सी स्कोनल, ऑप्शन डी इफ्ला। तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ये डेवलप किया गया है जिस्क फाउंडेशन के द्वारा। JISC का पूरा नाम अगर किसी को पता है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। द फ्रेज इंफॉर्मेशन लिटरेट वॉज फर्स्ट यूज्ड बाई। इंफॉर्मेशन लिटरेट जो शब्द है वो पहली बार किसके द्वारा यूज़ किया गया था? ऑप्शन ए SR रंगनाथन जी के द्वारा, कब? 1970 में। ऑप्शन बी पॉल जी जुरकोवस्की के द्वारा 1974 में। ऑप्शन सी हर्बर्ट ड्रेफस के द्वारा 1962 में। ऑप्शन डी AI मैकिलो इन 1966 में। किसके द्वारा? AI मैकिलो के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 39 का? इसका सही आंसर हो जाएगा पॉल जी जुरकोवस्की के द्वारा सन 1974 में इंफॉर्मेशन लिटरेट शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था, उपयोग किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। हु पब्लिश द गाइडलाइंस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये किसका क्या है? ये जो पब्लिकेशन है किसका पब्लिकेशन है? कौन सी पब्लिकेशन? तो गाइडलाइंस ऑन इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये जो पब्लिकेशन है किसका पब्लिकेशन है? ऑप्शन ए इफ्ला, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी OCLC, ऑप्शन डी स्लिप। तो 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं। तो ये कौन पब्लिश करता है? इफ्ला पब्लिश करता है। क्या पब्लिश करता है? गाइडलाइंस ऑन इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। एनोमलस स्टेट ऑफ नॉलेज आस्क मॉडल, वन ऑफ द यूजर सेंटर्ड मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्राइवल वाज प्रपोज्ड बाय। एनोमलस स्टेट ऑफ नॉलेज मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? शॉर्टकट तरीके से पूछ रहा है, जो कि एक इंफॉर्मेशन रिट्राइवल मॉडल है, किसके द्वारा प्रपोज किया गया है? ऑप्शन ए P इंगवर्सन्स, ऑप्शन बी T सारासेविक, ऑप्शन सी NJ बेल्किन, ऑप्शन डी एलिस के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NJ बेल्किन जी के द्वारा जो है ना, एनोमलस स्टेट ऑफ नॉलेज मॉडल दिया गया है, जो कि एक इंफॉर्मेशन रिट्राइवल मॉडल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन। स्टार्टिंग, चेनिंग, ब्राउजिंग, डिफरेंशिएटिंग, मॉनिटरिंग, एक्सट्रैक्टिंग, वेरिफिकेशन एंड एंडिंग आर इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ विच इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर मॉडल। ऑप्शन ए डार्विन्स मॉडल, ऑप्शन बी एलिस मॉडल, ऑप्शन सी मार्क्योनिस मॉडल, ऑप्शन डी कुल्थाउस मॉडल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है एलिस मॉडल के क्या हैं? कंपोनेंट्स हैं, स्टेजेस हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है स्टार्टिंग, फिर चेनिंग, फिर ब्राउजिंग, फिर डिफरेंशिएटिंग, फिर मॉनिटरिंग, फिर एक्सट्रैक्टिंग, फिर वेरिफिकेशन और लास्ट में होता है एंडिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लाइब्रेरी यूजर एजुकेशन वाज हेल्ड इन 1979 एट। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो था लाइब्रेरी यूज़र एजुकेशन को लेकर हुआ था, वो कब हुआ था? तो 1979 पे हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए कैम्ब्रिज, ऑप्शन बी ऑक्सफोर्ड, ऑप्शन सी मेलबर्न, ऑप्शन डी गोथनबर्ग। तो इसका सही आंसर क्या है? कैम्ब्रिज में हुआ था। कैम्ब्रिज में आयोजन हुआ था। कब हुआ था? 1979 को। कैसा आयोजन था? तो फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था लाइब्रेरी यूजर एजुकेशन पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। मोबाइल लाइब्रेरी किस प्रकार की सर्विस है? मोबाइल लाइब्रेरी इज अ काइंड ऑफ विच टाइप ऑफ सर्विसेज? ऑप्शन ए रेफरेंस सर्विस, ऑप्शन बी एक्सटेंशन सर्विस, ऑप्शन सी रेडी रेफरेंस सर्विस, ऑप्शन डी लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक विस्तार सेवा है मोबाइल लाइब्रेरी जो है, एक्सटेंशन सर्विस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। विच यूनिवर्सिटी फर्स्ट इंट्रोड्यूस द 5-year इंटीग्रेटेड कोर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इन इंडिया? आप सभी को पता है पहली बार बीलिप कहाँ स्टार्ट हुआ, पहली बार एमलिप कहाँ स्टार्ट हुआ, पहली बार पीजी डिप्लोमा कहाँ पर स्टार्ट हुआ। ये हर तरह के कोर्स जानते हैं, लेकिन आपको 5-year इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कहाँ पर स्टार्ट हुआ ये बहुत लोगों को नहीं पता है ना। तो विच यूनिवर्सिटी फर्स्ट इंट्रोड्यूस अ 5-year इंटीग्रेटेड कोर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इन इंडिया? भारत में पहली बार 5-year इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी साइंस का कोर्स स्टार्ट करने वाला विश्वविद्यालय कौन सा है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, ऑप्शन डी मद्रास विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। कलकत्ता विश्वविद्यालय के द्वारा 5-year इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी साइंस का कोर्स स्टार्ट किया गया, ठीक है। किसके द्वारा? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के द्वारा फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया 5-year इंटीग्रेटेड कोर्स लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पर, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं 46 नंबर का क्वेश्चन। ग्रंथना जो है ये किसका ऑफिशियल पब्लिकेशन है? ग्रंथना मैंने पढ़ाया है। ऑप्शन ए नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, ऑप्शन बी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, जिसे निस्केयर के नाम से जाना जाता है, अभी निष्फल हो चुका है। ऑप्शन सी नेशनल नॉलेज कमीशन NKC, ऑप्शन डी राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन कोलकाता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रंथना किसका एक ऑफिशियल पब्लिकेशन है? राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 47 नंबर का क्वेश्चन। पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन इज द डिवीजन ऑफ, पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन किसका डिवीजन है? ऑप्शन ए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन बी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन सी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन डी आइसलिक। 4 ऑप्शन है, तो इसमें 4 में से सही उत्तर कौन सा है वो पहचानना है। तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के कुल 8 डिवीज़न है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा वो रिसेंट का जो वीडियो है वो देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा, अवश्य देखिएगा, वहाँ ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 48 नंबर का क्वेश्चन। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट LTP रिपोर्ट आर पब्लिश्ड बाय, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट जो है किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? ऑप्शन ए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा, ऑप्शन बी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा, ऑप्शन सी स्लिप के द्वारा, ऑप्शन डी स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। तो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? ये पब्लिश किया जाता है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन इज कॉल्ड द, ऑप्शन ए फाउंडेशंस, ऑप्शन बी एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी, ऑप्शन डी एडवाइजरी कमिटी। तो जो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन है ना, उसमें सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग को क्या कहा जाता है? फाउंडेशंस कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं 49 के बाद 50 नंबर का क्वेश्चन। हु हैज़ इंट्रोड्यूस्ड एडवांसमेंट ऑफ लाइब्रेरीशिप प्रोग्राम, किसके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था एडवांसमेंट ऑफ लाइब्रेरीशिप प्रोग्राम? ऑप्शन ए इफ्ला के द्वारा, ऑप्शन बी यूनेस्को के द्वारा, ऑप्शन सी FID के द्वारा, ऑप्शन डी ICSU के द्वारा। तो इसका सही आंसर है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था। क्या इंट्रोड्यूस किया गया था? एडवांसमेंट ऑफ लाइब्रेरीशिप प्रोग्राम। ठीक है, तो ये सब भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, पूछा जाता है क्वेश्चंस। ठीक है, अब मैंने जैसे कहा था कि मेरा 50 क्वेश्चंस के बाद एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। 51 का क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 51 क्वेश्चन। क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल इज द टैगलाइन ऑफ, ये किसका टैगलाइन है? क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल, ऑप्शन ए NAC, ऑप्शन बी UGC, ऑप्शन सी ACRL, ऑप्शन डी SCONAL। 51 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UGC का टैगलाइन है क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आपसे पूछा जा सकता है। साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के लिए केवल इतना ही। 51 से 51 से लेकर 51 तक के क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिए। यूनिट 2 के एक मैराथन है, और आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन पे जितने भी वीडियो के लिंक मैं डाल रखा हूँ वो अवश्य देखिए, क्योंकि आपके आने वाले परीक्षा में सब काम आएगा। मैंने बहुत अच्छे ट्रिक से सैम्पलिंग याद करना बता दिया है आप लोगों को, बहुत अच्छे ट्रिक से जितने भी टेस्ट हैं पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक वो भी आपको याद करने के लिए दे देता हूँ। डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगा, आप देख लीजिएगा जाकर। करंट अफेयर्स 2024-25 के जो है वो भी अपलोड कर दिए गए हैं नेशनल एसोसिएशन और इंटरनेशनल एसोसिएशन को लेकर, वो भी एक बार अवश्य देखिए आप लोग। इसके साथ साथ कुछ और वीडियोस हैं जो मैराथन मैंने कराए हैं पिछले बार, वो मैराथन भी अवश्य देखिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि कोई मैराथन करा दिया हूँ तो इस बार करा रहा हूँ यही आएगा, लेकिन 100% चांस होता है, 100% चांस होता है कि मैराथन जितने भी कराए हूँ आप एक बार अवश्य देखिएगा। MPPSC का सॉल्यूशंस देखिएगा, कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस हैं वो भी देखिएगा। मैं और बहुत जल्दी कुछ वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा। ठीक है, तो साथियों आज की वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ कमेंट करना है तो कमेंट कर दीजिए, फीडबैक मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको लगता है कि कुछ नए टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए अवश्य कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद साथियों, थैंक यू सो मच।